चलिए सर, एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं तो हमें समझ आएगा। हमारे पास IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक हैंडआउट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पास थियोरेटिकल सवाल थे कि जिसकी बेसिस जिसमें क्राइटेरिया डिस्कस किया गया कि अगर हमने एसेट को IFRS 5 में क्लासिफाई करना है या नहीं। तो ये ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में कवर किए थे। इसी हैंडआउट के लास्ट में इन चारों सवालों का सोल्यूशन भी आ रहा है, तो जिन्होंने पहली क्लास मिस की थी वो सवाल और उनका सोल्यूशन रीड करेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। सिर्फ डिस्कशन की गई है कि आइदर ये एसेट IFRS 5 में क्लासिफाई होना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है Eradicate Limited owns an only item of property, plant and equipment being plant which it has always carried under the cost model, details of which are as follow। एक कंपनी है Eradicate कंपनी के नाम से, लिमिटेड के नाम से, एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसके पास। 1 जनवरी 2001 में 5 लाख इसकी कॉस्ट है। 20% स्टेट लाइन पे डेप्रिशिएट करना है टू नील रेजिडुअल वैल्यू, और 31 दिसंबर 2002 पे इसकी रिकवरेबल अमाउंट है 2,10,000 रुपए, यानी कि 2 साल के बाद। ऑन 1 अप्रैल 2003 द कंपनी डिसाइडेड टू सेल द प्लांट। 1 अप्रैल 2003 पे, यानी कि तीसरे साल के कोई तीसरे चौथे महीने में कंपनी ने इरादा किया कि कंपनी प्लांट को बेच देगा। All the criteria necessary for classification as non-current asset held for sale were met on this date. The following information was relevant on the date. Fair value less cost of sale is 1,90,000 and value in use is 1,60,000. कह रहे 1 अप्रैल 2013 पे आपने इरादा किया कि आप इस एसेट को बेच रहे हो और सारे IFRS 5 के जो हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया था वो भी मीट हो गया। और 1 अप्रैल 2013 पे आपके एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल है 190, वैल्यू इन यूज है हमारे पास 160। फिर साल के आखिर में एट 31 दिसंबर 2003 द कंपनीज ईयर एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रेलेवेंट। केस ए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज 2,30,000 एंड केस बी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज 2,90,000। इन्होंने हमें बताया कि 31 दिसंबर पे दो पोजीशन से दो सिचुएशंस हैं। व्हाट इफ कि हमारे पास एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल 2,30,000 रुपए हो, व्हाट इफ कि हमारे पास एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल 2,90,000 हो। रिक्वायरमेंट में हमें कहता है शो ऑल जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। एक दफा आप लोग खुद भी रीड कर लें, फिर सवाल को मैं सॉल्व करता हूं। चलिए सर, यहां देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को। हमारे पास IFRS 5 के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम। इरेडिकेट लिमिटेड के नाम से, विजिबल तो है ना आप लोगों को? सर आसान से सवाल है। सबसे पहले अगर मैं सवाल की इंफॉर्मेशन को जॉट डाउन करूं तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमने 1 जनवरी 2001 पे एक एसेट परचेज किया। तो 1 जनवरी 2001 पे इस एसेट की हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 5 लाख रुपए। फिर उन्होंने बताया कि 20% पे स्ट्रेट लाइन एप्रिशिएट करना है, और 31 दिसंबर 2002 पे इसकी रिकवरेबल अमाउंट बताई है, यानी कि 2001 और 2002 का डेप्रिसिएशन तो सुकून से कैलकुलेट हो जाएगा, नील रेजिडुअल वैल्यू है। तो अगर हम 2001 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, सर 5 लाख 20% का मतलब है 5 साल की लाइफ, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन 2001 का। इसी तरह से मैं 2002 का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सिंपली 5 लाख डिवाइड बाय 5, एक लाख। सर हम अपने एसेट को 31 दिसंबर 2002 की कैरिंग वैल्यू पे लेकर आ गए। अब 31 दिसंबर 2002 पे आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 3 लाख रुपए। सर 31 दिसंबर 2002 पे आपको एसेट की रिकवरेबल अमाउंट बता रहा है, दैट इज 2 लाख रुपए, 2,10,000 रुपए। सर आई स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत याद है ना हमें? आई स्टैटिस्टिक्स में हमने ये बात पढ़ी है कि अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके एसेट की रिकवरेबल अमाउंट आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू से कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपका एसेट इंपेयर्ड है और आपको अपने एसेट के अगेंस्ट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी है। फिर हम आई स्टैटिस्टिक्स में ये भी पढ़ते हैं कि अगर सब्सिक्वेंटली आपके एसेट की रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाए तो आप अपने एसेट के ऊपर जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड इंपेयरमेंट है उसको रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन इंपेयरमेंट उतना ही रिवर्स होगा जितना इंपेयरमेंट आपने आई स्टैटिस्टिक्स में रिकॉर्ड किया था।
इम्पेयरमेंट उतना ही रिवर्स होगा जितना इम्पेयरमेंट आपने I-36 में रिकॉर्ड किया था और उसका बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिला है। ये समझ आ रहा है कि मैंने क्या मुश्किल बात कही है? देखें, एक एसेट को हमने इम्पेयर किया, आगे जाके अगर रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाती है तो हम इम्पेयरमेंट को रिवर्स करते हैं। पहले मैं आधी बात बता रहा हूँ, इम्पेयरमेंट उतना ही रिवर्स होगा जितना इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया। अब मैं पूरी बात बता रहा हूँ, इम्पेयरमेंट उतना ही रिवर्स होगा जितना इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया है और रिड्यूस डेप्रिसिएशन में उसका बेनिफिट एंजॉय नहीं किया है। याद आ रहा है ऐसा कुछ रूल आपको? और मैंने मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से इस चीज को ना कवर किया हो। हमने इसका सिंपल सा रूल बनाया हुआ है कि आप अपने एसेट को सिंपली कैरी करो, लोअर ऑफ टू थिंग्स, लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट, नॉट कैरिंग अमाउंट। सर अगर आप अपने एसेट को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट पे कैरी करोगे ना, खुद ब खुद हर साल के आखिर में इम्पेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट होगा, खुद ब खुद हर साल के आखिर में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का नंबर भी सही कैलकुलेट हो रहा होगा। अगर मैं अपने एसेट को कैरी करने लग जाऊं लोअर ऑफ, अभी मैं IFRS 5 भी नहीं है, मैं I-36 ही पढ़ा रहा हूं, अगर मैं एसेट को कैरी करने लग जाऊं लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट, तो खुद ब खुद इम्पेयरमेंट का इम्पैक्ट भी सही कैलकुलेट होगा, और अगर किसी साल में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट भी एक्यूरेट कैलकुलेट हो रहा होगा। सर रिकवरेबल अमाउंट तो हमें पता है क्या होता है? सर रिकवरेबल अमाउंट क्या चीज है? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट हमें पता है क्या चीज है? सबने सुना है हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट? सर हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि एसेट की वो कैरिंग अमाउंट जो डेप्रिशिएट होने के बाद आए, अज्यूमिंग कि आज से पहले कभी एसेट इंपेयर या रिवैल्यू नहीं हुआ। व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट ऑन द assumption that asset had never been impaired, asset had never been devalued। मैं लिख देता हूं, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या चीज है सर? कैरिंग अमाउंट of an asset after depreciation as if it had never been impaired और revalued। अगर एक एसेट कभी इम्पेयर ना हुआ हो, अगर एक एसेट कभी रिवैल्यू ना हुआ हो, सिर्फ डेप्रिशिएट हुआ हो, तो डेप्रिशिएट होने के बाद इसकी जो भी कैरिंग अमाउंट वर्कआउट होगी वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाई जा रही होगी। अब इन्होंने 31 दिसंबर 2012 पे हमें बताया कि कैरिंग अमाउंट इतनी है। सर यहाँ देखें, अगर 31 दिसंबर 2002 पे हमें इस प्रिंसिपल के तहत चलना है तो मुझे अपने एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। इन्होंने 31 दिसंबर 2002 पे आपको रिकवरेबल अमाउंट बता दी, वो कितनी है? 2,10,000। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? सर हिस्टोरिकल कॉस्ट आपकी 3 लाख ही होगी ना, क्योंकि पिछले 2 सालों में आपने सिर्फ एसेट लाख से डेप्रिशिएट किया है, इंपेयर तो किया ही नहीं है, तो जो कैरिंग अमाउंट है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। अब हमें एसेट को कैरी करना है इन दोनों के लोअर पे, यानी कि 210 पे, और अगर मुझे 3 लाख रुपए के एसेट को 2,10,000 पे लाना है तो इसका मतलब है कि मुझे इस पे इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी पीएनएल में, दैट इज 90,000 की। ये हमारे एसेट 31 दिसंबर 2002 पे रिकवरेबल अमाउंट पे आ गया। फिर उन्होंने सवाल में आगे क्या बताया सेकंड पैरा में कि 1 अप्रैल 2003 पे आपने इस एसेट को बेचने का इरादा किया और आपका हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट हो गया। लेकिन ये काम हो कब रहा है सर? ये काम हो रहा है 1 अप्रैल 2003 पे, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने एसेट I-16 में रहा, और जब तक ये I-16 में रहा, जब तक ये IFRS 5 में चला नहीं जाता, उस वक्त तक इस पर I-16 पूरा अप्लाई होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे 2003 में भी कुछ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सर कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा? 2,10,000 की लास्ट कैरिंग अमाउंट या रिकवरेबल अमाउंट है, 3 साल की लाइफ रहती है और 3 महीने का डेप्रिसिएशन। ये कितना बन रहा है सर? 17,500 का डेप्रिसिएशन। ये हम अपने एसेट को लेकर आ गए
1 अप्रैल 2003 की कैरिंग अमाउंट पे कितना आ रहा है? 2,10,000 माइनस 17,500 192,500। अब इस दिन आपने इरादा कर लिया, कि आपने इस एसेट को बेचना है, आप इसको आईफआरएस 5 में क्लासिफाई करना चाहते हो। तो मैंने ऐसे डेप्रिशिएट तो कर लिया, लेकिन डेप्रिसिएशन के अलावा मुझे इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि आईफआरएस 5 में आने से पहले ही इम्पेयर हो चुका हो। सर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग किस तरह से करेंगे? अगले पेज पे ले जाते हैं इसको। 1 अप्रैल 2003 पे हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट आ रही है 192,500। अब ये गौर से देखिएगा सर, 1 अप्रैल 2003 पे अगर मुझे वही प्रिंसिपल फॉलो करना है, लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। सर इन्होंने आपको 1 अप्रैल 2003 पे रिकवरेबल अमाउंट बताई है? 1 अप्रैल 2003 पे रिकवरेबल अमाउंट गिवन है सवाल में, कितनी है? सर इन्होंने हमें ये बताया कि वैल्यू न्यूज है 160 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 190, तो रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों का हायर आ जाएगा, दैट इज 190। सर आपके एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? हमारे एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है? 3 लाख रुपए। सर अगर 5 लाख रुपए का एसेट है, सुने 5 लाख रुपए का एसेट है, 2.25 साल ये डेप्रिशिएट हो चुका है। 5 लाख रुपए का एसेट है, 5 साल की लाइफ है और 2.25 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। तो अगर मैं 2.7 साल की जो इसमें लाइफ बची है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, भाई 5 साल की लाइफ में से अगर 2.25 साल डेप्रिशिएट हो गया तो इसकी 2.75 साल की लाइफ बची है, तो वो कितना आ रहा है? 275,000। अब अभी आईफआरएस 5 में आया नहीं हूं, आईफआरएस 5 से बाहर हूं। सर इन दोनों के लोअर पे एसेट को कैरी करूंगा, यानी कि अपने एसेट को इस पे रखना है 190 पे। अब एसेट को अपने 190 पे रखना है, यानी कि इस पे फर्दर इम्पेयरमेंट आ रही है जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड होगी, दैट इज 2500। ये हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट आ गई 1 अप्रैल 2003 पे। कैरिंग अमाउंट क्या लिया, रिकवरी अमाउंट क्या? अब हम इस एसेट को आईफआरएस 5 में ला रहे हैं, सर तो आईफआरएस 5 में लाते वक्त इस एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 1,90,000 और इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? सर 1 अप्रैल 2003 पे इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 190। तो इसका मतलब है कि आपने एसेट को इन दोनों के लोअर पे कैरी करना है और ये दोनों बराबर ही आ रहे हैं, तो आपको कोई फर्दर इम्पेयरमेंट आईफआरएस 5 में लाने के बाद रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सर हो गया क्या? सिंपली हमारा एसेट IAS 16 से अभी चला गया IFRS 5 में और इसकी कैरिंग अमाउंट बन गई 1 अप्रैल 2003 पे 1,90,000। अब इसके बाद ईयर एंड तक का सफर। सर हमें ये बात मालूम है कि IFRS 5 में आने के बाद आपका एसेट डेप्रिशिएट नहीं होगा। IFRS 5 में लाने के बाद आप अपने एसेट को फर्दर डेप्रिशिएट नहीं करोगे। अब इन्होंने ईयर एंड पे आपको 2 पोजीशंस दी हैं। केस ए में वो कहता है कि आपके एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 2,30,000। केस 2 में आपसे कहता है कि आपके एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 290,000। सर यहाँ देखें, अब हम वर्किंग करने लगे हैं 31 दिसंबर 2003 पे। सर 31 दिसंबर 2003 पे अभी आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 190 और इन्होंने आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी है। मुझे ये मालूम है कि 31 दिसंबर 2003 पे मुझे IFRS 5 के तहत अपने एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट। सर कैरिंग अमाउंट कितनी है? 190 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सर वो कितना है? 230। तो अगर मैं इन दोनों के लोअर को देखूं तो इन दोनों का लोअर कितना आ रहा है? सर 190, यानी कि मुझे कोई फर्दर इम्पेयरमेंट वगैरह रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के एरिया में बात कवर की थी कि अगर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बढ़ जाए तो आपके रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की नौबत आ सकती है।
आप वो इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड रिवर्स कर सकते हैं जो आपने आईएफआरएस 5 में रिकॉर्ड की। यहाँ पे आईएफआरएस 5 में आने के बाद कोई इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की हमने नहीं सर, आईएफआरएस 5 में आने के बाद कोई इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन आईएफआरएस 5 में आने से पहले अगर आपने आईएस 36 में भी कोई इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया तो उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। क्या हमने कोई आईएस 36 में इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की है? यस सर, आईएस 36 में आपने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की है। एक इम्पेयरमेंट आपने 2002 में रिकॉर्ड की थी 90,000 की, और एक इम्पेयरमेंट आपने 2003 में रिकॉर्ड की थी 2500 रुपए की। तो हमारे पास इम्पेयरमेंट एज पर आईएस 36 कितना रिकॉर्डेड है सर? 90,000 प्लस 2500, 92,500। क्या मैं ये सारी इम्पेयरमेंट रिवर्स कर सकता हूँ? क्या ये मैं सारी इम्पेयरमेंट रिवर्स कर सकता हूँ? सर आप इम्पेयरमेंट रिवर्स कर सकते हो मैक्सिमम टू द एक्सटेंड ऑफ 230, ऐसा ही है ना? सबका ध्यान यहाँ पर हो। 190 का अगर एसेट है और आप ये कह रहे हैं कि इसको बढ़ाकर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट 230 तक लाया जा सकता है, तो हमारे पास कितना क्वेश्चन अवेलेबल है सर? 40,000 रुपए का, और हमारी लिमिट कितनी थी? 92,000। तो क्या सारी इम्पेयरमेंट रिवर्स कर दें सर? 92,500 तो वो इम्पेयरमेंट है जो आपने रिकॉर्ड की है। कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आपको डेप्रिसिएशन में सेविंग हुई है। कितनी सेविंग हुई है? ये किस तरह से वर्कआउट होगा सर? इस इम्पेयरमेंट की वजह से डेप्रिसिएशन में हमें कोई सेविंग हुई भी है या नहीं हुई? सर आपने 2002 के आखिर में, आपने 2002 के आखिर में जो 90,000 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था ना, इसकी वजह से 2003 के 3 महीनों का डेप्रिसिएशन वो नहीं आया जो आना चाहिए था। अगर आप गौर करो, आम हालात में एक साल में डेप्रिसिएशन कितना आता है? लाख रुपए। तो 3 महीने में डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 25,000 ना भाई। साल में 10 महीने नहीं होते, साल में 12 महीने होते हैं। अगर एक साल में डेप्रिसिएशन लाख रुपए का आ रहा है नॉर्मल, तो आपका 3 महीने में डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए था? 25,000। और इम्पेयरमेंट की वजह से डेप्रिसिएशन कितना आया है? 17,500। तो हमें डेप्रिसिएशन में सेविंग कितनी हुई है सर? 25,000 माइनस 17,500, ये कितना बन रहा है? 7,500। यानी कि आपने 92,500 की जो टोटल इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की ना, उसमें से 7,500 को तो बेनिफिट आप ऑलरेडी रिड्यूस डेप्रिसिएशन की फॉर्म में एंजॉय कर चुके हो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अनडेप्रिशिएटेड इम्पेयरमेंट कितनी है सर? 85,000। अब 85,000 की मेरे पास कैपिंग है, 85,000 की मेरे पास कैपिंग है, और मैं इम्पेयरमेंट रिवर्स मैक्सिमम वहां तक ही करूंगा ना जो फेवरलेस कॉस्ट सेल है। तो वो कितना सर? 40,000। तो हमारे पास रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट 40,000 तक रिवर्स होता है, और हमारा एसेट फिर 31 दिसंबर 2003 पे सर 2,30,000 की फेवरलेस कॉस्ट सेल पे आ रहा होगा। क्या ये चीज समझ आती है हमें? कॉपी करें सर इसे, तो फिर हम इसके पार्ट बी की वर्किंग करते हैं। यहाँ देखें, अच्छा ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले मैं आपको आईएफआरएस 5 के रूल्स को अप्लाई करना बता रहा हूँ, पर इसका एक आसान तरीका भी हम देखेंगे। सर आईएफआरएस 5 ये कहता है कि आईएफआरएस 5 में लाने के बाद आपने एसेट को मेजर करना है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट, दैट इज द कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन टू आईएफआरएस 5 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो आईएफआरएस 5 में लाते वक्त हमारी कैरिंग अमाउंट थी 190, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी थी 190, तो हमने 190 पे इसको रखा। फिर हम ईयर एंड पर आए तो हमारी कैरिंग वैल्यू थी 190, लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बढ़कर हो गई थी 290। तो अगर मैं इन दोनों का लोअर देखूं तो वो तो 190 बन रहा है। लेकिन हमने रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के कॉन्सेप्ट में ये बात पढ़ी कि अगर आईएफआरएस 5 में आने के बाद आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बढ़ जाती है तो आपके इम्पेयरमेंट की रिवर्सल पॉसिबल है। वो इम्पेयरमेंट जो आपने आईएफआरएस 5 में आने के बाद रिकॉर्ड की, वो इम्पेयरमेंट जो आपने आईएफआरएस 5 में आने से पहले आईएस 36 में रिकॉर्ड की थी। तो अब मैंने क्या करा, मैंने कहा इन दोनों को अगर मैं लोअर देखता हूं तो वो तो 190 दिख रहा है, लेकिन इस एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा है। इस एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 230। तो इसका मतलब है कुछ इम्पेयरमेंट के रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज है। अब कितनी इम्पेयरमेंट रिवर्स हो? जितनी आपने रिकॉर्ड की है। सर एक तो आपने इन दोनों की कैपिंग से देख लिया कि वो लिमिट बन रही है 40,000 की। फिर आपने ये भी देखना है कि आपके पास लिमिट कितनी अवेलेबल है। सर हमारे पास लिमिट अवेलेबल कर, लिमिट चेक करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि सर हमने टोटल इस एसेट पे 92,500 की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की है। 2002 में 90,000 की रिकॉर्ड की थी और 2003 में 2,500 की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की।
लेकिन कुछ इम्पेयरमेंट ऐसी है जिसको आप ऑलरेडी रिड्यूस डेप्रिसिएशन की फॉर्म में एंजॉय कर चुके हो। जब आपने 2002 में 90,000 की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की थी, तो आपका 2003 के शुरू के 3 महीने का डेप्रिसिएशन कम आ रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मली अगर एक साल में 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब 3 महीने में 25,000 का डेप्रिसिएशन होना चाहिए था, और आप इन 3 महीनों का डेप्रिसिएशन देखो तो वो आ रहा है 17,500। ये कम क्यों आ रहा है? क्योंकि 90,000 की इम्पेयरमेंट ने कैरिंग अमाउंट कम कर दी है। तो इसका मतलब है कि 25,000 और 17,500 का जो डिफरेंशियल है, ये डेप्रिसिएशन सेविंग की फॉर्म में ऑलरेडी इम्पेयरमेंट का बेनिफिट एंजॉय हो चुका है। तो अनडेप्रिशिएटेड इम्पेयरमेंट कितनी है? 85,000। अब आपकी लिमिट कितनी है? 85,000। लेकिन इस एग्जांपल में या इस केस 1 में तो हमारी फेवरेबल कॉस्ट टू सेल ही कम थी, तो हम इसको मैक्सिमम 40 तक रिवर्स कर सकते हैं। अब इसी तरह सर किसी ने सवाल पूछा कि ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा इस बात से कि IFRS 5 ने तो ये कहा है कि आपने एसेट को मेजर करना है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आपकी कैरिंग अमाउंट थी 190, आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी 190। आगे जाकर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चेंज हो गया, लेकिन कैरिंग अमाउंट तो स्टिल 190 है। तो आप इन दोनों के लोअर पे कैरी नहीं कर रहे, आप एसेट को कैरी कर रहे हो 230 पे। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गया? नहीं सर, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गया। देखो IFRS 5 ने ये कहा कि आपने एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये पूरी बात नहीं है, ये आधी बात है। और फिर आगे जाकर ये कहा कि इम्पेयरमेंट की रिवर्सल भी पॉसिबल है उस हद तक जितना इम्पेयरमेंट IFRS 5 में रिकॉर्ड किया, उस हद तक जितना इम्पेयरमेंट IFRS 5 में आने से पहले IAS 36 में रिकॉर्ड किया था। अब जब इन सारी बातों को मैं मिला जुला के पढ़ूंगा ना, तो हमारे पास एक सिंपल सा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आपको IFRS में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे ना, आपको इतनी पंचायत करने की जरूरत ही नहीं है कि क्या डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ, क्या इम्पेयरमेंट की सेविंग एंजॉय हुई नहीं हुई, क्या कितना इम्पेयरमेंट रिवर्स करे। आप IFRS 5 में आने के बाद अपने एसेट को कैरी करें लोअर ऑफ 2 थिंग्स। नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन टू IFRS 5। देखिए जो रूल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये आपको IFRS 5 में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने जो आपको IFRS 5 में 2 रूल बताया ना, रूल 1 एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। रूल 2 आपने एसेट के ऊपर इम्पेयरमेंट की रिवर्सल करनी है, वो इम्पेयरमेंट जो आपने IFRS 5 में रिकॉर्ड की, वो इम्पेयरमेंट जो आपने IFRS 5 में आने से पहले IAS 36 में रिकॉर्ड की थी। अगर मैं इन दोनों रूल्स को मिला दूं ना, तो सिंपल सा हमारे पास रूल क्या बनेगा सर? रूल ये बनेगा कि आपने एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन टू IFRS 5। यहाँ देखें, जब हम IFRS 5 में आ रहे थे सर, IFRS 5 में आप किस दिन आए थे? 1 अप्रैल पे। 1 अप्रैल पे आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी थी? 275। 1 अप्रैल पे आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी थी? 275। अगर मैं केस 1 देखूं या केस ए देखूं, सर हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ डिक्लासिफिकेशन कितनी है? 275। और हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है सर? 190। ये तो डेटा था हमारा 1 अप्रैल 2003 का, लेकिन ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2003 पे हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट तो 275 ही रहेगी और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी हो गई? 230। तो अगर मुझे इन दोनों के लोअर पे अपने एसेट को रखना है, तो हम अपनी वर्किंग में भी कहां तक लेकर आए? 230 तक। और ज्यादा कहानी आसान आपको नजर आएगी केस बी में। देखें केस बी में इन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2003 पे आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट थी 190,000। 31 दिसंबर 2003 पे आपको एसेट को लेकर आना है किसी नंबर पे। अब वो नंबर क्या होगा सर? एक तरीकेकार ये है कि आप ये देखें कि 31 दिसंबर 2003 पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? सर 31 दिसंबर 2003 पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमारे पास 290, सवाल में गिवन है। यानी कि मैं 190 के एसेट को ये देख लूं कि क्या मैं इसको 290 पे ला सकता हूं। तो हमारे पास रिवर्सल कितने की बन रही है सर? 1 लाख रुपए की। सही है, लेकिन हमने पहले ही कैपिंग कैलकुलेट कर ली थी कि मैक्सिमम रिवर्सल कितना हो सकेगा? 85,000 का।
तो इसका मतलब है कि आप 1 लाख से रिवर्स नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम कितना रिवर्स करोगे 85,000। और 85,000 से अगर मैं रिवर्स करूंगा तो मेरा एसेट पे 290 भी नहीं आएगा, ये आएगा 275। तो ये तो मैंने IFRS 5 के जो दो अलग अलग रूल्स हैं, दोनों अलग अलग रूल्स को देखते हुए कहा कि भाई लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ फेवरेबल कैपिटल, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट IFRS 5 का I36। और अगर मैं अपने सिंपल से प्रिंसिपल्स को फॉलो करूं, जो मैंने अभी आपको एक सिंपल सा रूल बना के दिया, सर हम ये सारी पंचायतों में ना पढ़े, हम ये कहें कि भाई IFRS 5 में अपने एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ डिक्लासिफिकेशन, वो कितनी थी 275, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, सर वो कितनी है 290। अगर मुझे अपने एसेट को इन दोनों के लोअर पे रखना है, यानी कितने पे रखना है 275, अगर 190 के एसेट को मैं 275 पे लेकर आता हूं तो मेरे पास खुद ब खुद रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट 85 भी बनेगा। ये हमारा एसेट 31 दिसंबर 2003 का है। क्या मुझे ये बात समझ आ रही है कि IFRS 5 के दो रूल्स क्या थे, और उसको उन दोनों रूल्स को हमने इस एक सिंपल से प्रिंसिपल में जेरिन कैसे कर लिया? तो वो तो इस रूल में अकाउंट फॉर ही नहीं होगी। नहीं सर, वो भी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ तो आपको इन्होंने ये बताया था ना कि ईयर एंड पे आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 230 या 290 हो गई थी। व्हाट इफ के ईयर एंड पे आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 150 हो जाती, तो फिर आप क्या करते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट 270 प्लॉट करते हैं 275, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 150 प्लॉट करते हैं, और इन दोनों के लोअर पे एसिड रखता तो वो कितना आता 150, और जब 190 के एसिड को 150 पे लाकर आता तो खुद ब खुद 40,000 रुपए की पेमेंट। तो जब आप इस रूल को यूनिवर्सल रूल बना लो, जब आप IFRS 5 में लाने के बाद इस रूल पे रिकॉर्ड करोगे ना, खुद ब खुद अगेन इम्पेयरमेंट भी सही कैलकुलेट होगी और रिवर्सल पेमेंट भी सही कैलकुलेट होगी। सिंपल सा रूल क्या बन गया कि हम एसेट को कैरी करेंगे लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ डिक्लासिफिकेशन और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सर इम्पेयरमेंट करने के लिए तो ठीक है, इन्होंने सवाल ये पूछा कि आपका ये जो रूल है कि इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करने के लिए तो ठीक है, लेकिन इम्पेयरमेंट रिवर्स करने के लिए ठीक नहीं लग रहा। हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। यहाँ देखो, फॉर एग्जांपल एक एसेट है 1 जनवरी 2001 पे, इसकी कैरिंग अमाउंट है लेट से 5 लाख रुपए, इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है लेट से 5 लाख रुपए, इसकी रिकवरेबल अमाउंट है लेट से 6 लाख रुपए, और इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है लेट से 3 लाख रुपए। 1 जनवरी 2001 पे आपको मैंने डेटा ये दिया कि एक एसेट है जिसकी 5 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की कैरिंग अमाउंट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी 5 लाख रुपए, रिकवरेबल अमाउंट 6 लाख। ऐसे रिकवरेबल अमाउंट आया कैसा होगा सर? रिकवरेबल अमाउंट आया होगा वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मैंने वैल्यू इन यूज अज्यूम कर ली 6 लाख, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अज्यूम कर ली 3 लाख। ये डेटा मैंने आपको दिया। अब 1 जनवरी 2005 में ये एसेट IFRS 5 में आने लगा है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा सर, मैं इसकी IAS 36 के हिसाब से इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करूंगा। IAS 36 के हिसाब से हमने एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है 5 लाख, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 6 लाख। इन दोनों के लोअर पे कैरी करना है, यानी कि 5 लाख पे कैरी करना है, यानी एसेट आपको ऑलरेडी 5 लाख पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि IFRS 5 में आने से पहले कोई इम्पेयरमेंट नहीं। सही है। अब हम इस एसेट को IFRS 5 में लेकर आ गए, हमने एंट्री क्या बनाई होगी सर? हमने एंट्री बनाई होगी नॉन करंट एसेट IFRS 5 डेबिट नहीं, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अब हमारे पास 1 जनवरी 2001 पे IFRS 5 में एसेट की कैरिंग अमाउंट आ गई 5 लाख रुपए। अब IFRS 5 में लाने के बाद, अभी मैं 1 जनवरी पे ही हूँ, IFRS 5 में लाने के बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपने एसेट को कैरी करना है लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ डिक्लासिफिकेशन और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है 5 लाख, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है 3 लाख। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का लोअर कितना आ गया 3 लाख। यानी कि अब मुझे IFRS 5 में आने के बाद अगर अपने 5 लाख के एसेट को 3 लाख पे लाना है
तो मुझे इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी 2 लाख रुपए की। मैंने 2 लाख रुपए की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड की। इसके बाद मैं आपको ईयर एंड पे लेकर आ जाता हूँ। 31 दिसंबर 2001 पे मैं आपको डेटा देता हूँ कि सर 31 दिसंबर 2001 पे फेयर वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू सेल है, कुछ भी अज्यूम कर लें, बताएं कितनी अज्यूम करें? सर 4 लाख। सर अगर मैं 4 लाख रुपए 31 दिसंबर 2001 पे अज्यूम करता हूँ, मुझे एसिड को कैरी किस पे करना है? लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट दैट इज 5 लाख और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दैट इज 4 लाख। और जब इन दोनों का लोअर देखूंगा तो वो कितना आएगा? 4 लाख। यानी कि ईयर एंड पे इस एसेट को दोबारा 4 लाख पे लाना है। तो ये कितना हो जाएगा? सर ये आ जाएगा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट 1 लाख रुपए। अच्छा व्हाट इफ कि तुमने फेवरलेस कॉस्ट टू सेल 4 लाख नहीं 8 लाख अज्यूम की होती, तो फिर तुम क्या करते? फेवरलेस कॉस्ट टू सेल की जगह 8 लाख रखते, इन दोनों का लोअर लेते, वो कितना आता? 5 लाख, और 5 लाख को यहाँ रखते, तो इम्पेयरमेंट रिवर्स कितनी होती? 2 लाख। और ये मैक्सिमम 2 लाख का वही नंबर है जो तुमने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया। क्या ये समझ आ रहा है सबको? नहीं, IFRS 5 में तो डेप्रिसिएशन ही नहीं है ना। IFRS 5 में आने के बाद तो ऐसे डेप्रिशिएट ही है। तो इसका केस भी कॉपी कर लें सर। यहाँ देखें सर, अगर मैं सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी जनरल एंट्रीज और डिस्क्लोजर भी बना लूं, बड़े आसान से जनरल एंट्रीज, बड़े आसान से डिस्क्लोजर्स बनेंगे इसमें। सर सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2001 पे एसेट परचेज करा, तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। फिर हमने पहले साल के आखिर 31 दिसंबर 2001 पे एसेट को डेप्रिशिएट किया, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस P&L में डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 लाख रुपए। इसी तरह हमने 31 दिसंबर 2002 पे एसेट को डेप्रिशिएट करा, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस P&L में डेबिट 1 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 लाख। अब आपके पास सारी नोटिंग हुई हुई है। हमने सबसे पहले 2002 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद 2002 में 90,000 का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया था, तो हमारे पास 31 दिसंबर 2002 पे ही एक और एंट्री बनी होगी, इम्पेयरमेंट लॉस P&L में डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 90,000। ये हमारी 2002 तक, ये हमारी 2001 की एंट्री। और ये हमारे पास 2002 की एंट्रीज। सर फिर 2003 में क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2003 पे पहले ऐसे डेप्रिशिएट हुआ 3 महीना, तो डेप्रिसिएशन P&L में डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 17,500। फिर एसेट मजीद इम्पेयर हुआ 2500 रुपए से, इम्पेयरमेंट P&L में डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 2500 रुपए। ये सब कुछ कर कराने के बाद मेरे पास एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या बन गई थी? सर आपके पास एसेट की कैरिंग वैल्यू बन गई थी 90,000, 1,90,000। अब आपका एसेट IFRS 5 में क्लासिफाई हो रहा था, तो आपके पास एंट्री क्या बनेगी? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,90,000, 1,90,000 रुपए। ये वर्किंग सारी हमारी एट द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। फिर रिक्लासिफिकेशन के बाद ईयर एंड पे इन्होंने आपको 2 केस दिए, केस 1 और केस 2। केस 1 में हमारे पास इम्पेयरमेंट की रिवर्सल हो रही थी 40,000 की, और केस 2 में हमारे पास रिवर्सल इम्पेयरमेंट थी 85,000। तो हमारे पास एंट्रीज क्या बनेंगी? सर केस 1 में 31 दिसंबर 2003 पे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 40,000 और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट P&L में 40,000। और केस 2 में 31 दिसंबर 2003 पे, विजिबल तो है ना आपको, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 85,000 और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट P&L में 85,000। तो ये हमारी सिंपल जनरल एंट्रीज हैं।
अच्छा, इन्होंने जनरल एंट्रीज के अलावा आपसे ये भी पूछा है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कंप्रेसिव इनकम में ये चीजें कैसे नजर आएगी 31 दिसंबर 2003 पे। तो अगर हम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2003 पे और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ पीएनएल 31 दिसंबर 2003 पे। सर बैलेंस शीट पे हमारे पास एसेट्स में हमारे पास करंट एसेट्स में, याद रहे आम हालात में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह आप नॉन करंट में दिखाते हैं, लेकिन एक एसेट को हम आईफआरएस 5 में क्लासिफाई उस वक्त करते हैं जब हम इस बात के लिए प्रोबेबल होता है कि अगले 12 महीनों में सेल एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब ये जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, ये नॉन करंट एसेट में नहीं बल्कि करंट एसेट में आएगा। तो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अच्छा, हमारे पास किस वैल्यू पे आएगा एसेट? सर केस 1 में हमारे पास एसेट की कैरिंग वैल्यू बन रही थी 230 और केस 2 में 275। तो बेसिकली एक जगह पे मेरे पास ये रिकॉर्ड होगा 230 पे और दूसरी जगह पे 275। ये बेसिकली केस ए की प्रेजेंटेशन है, ये केस बी की प्रेजेंटेशन है। और तो बैलेंस शीट पे ऐसे कोई चीज आएगी नहीं। पीएनएल में क्या क्या आएगा सर? अगर आप 2003 की एंट्रीज देखिए तो 2003 की एंट्रीज आपके पास सारी सामने बनी हुई है। तो पीएनएल में आपके पास एक तो डेप्रिसिएशन आएगा 17,500, एक आपके पास इम्पेयरमेंट आएगा। अब इम्पेयरमेंट नेट ऑफ रिवर्सल। देखिए केस 1 में आपने 2003 में 2500 का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया और 40,000 का रिवर्सल रिकॉर्ड किया केस ए में, और केस बी में हमने 2500 का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया और 85,000 का रिवर्सल रिकॉर्ड किया। ऐसा ही है ना? हमने 2003 में 2500 का इम्पेयरमेंट और 40,000 की रिवर्सल, और केस बी में 2500 का इम्पेयरमेंट और 85,000 रुपये की रिवर्सल। तो हमारे पास ये बनेगा मेरे ख्याल है 37,500। 37,500 और दूसरे केस में 8,500। ये केस ए की प्रेजेंटेशन है, ये केस बी की प्रेजेंटेशन। कॉपी कर लें, इससे तो फिर अगले सवाल पे आते हैं।